हेलो एवरीवन, गेन योर ज्ञान में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 5 तक कर लिया था एनसीईआरटी साइंस ऑब्जेक्टिव। हम इस वीडियो में चैप्टर 6 से करेंगे और चैप्टर 16 टोटल आज के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 6 के क्वेश्चन वर्स से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, उसका आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन बी, उसका आकार बड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी इसका होगा, उसका आकार बड़ा हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। इससे ये हत्थे पर जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपरोक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स्ड किए जा सकते हैं? यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वापस से उसके उसी रूप में लाया जा सकता है? उपरोक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 और 4। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज़ का जलना तथा दूध का दही बनना ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन हैं। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब है चैप्टर 7, पौधों को जानिए, जिसमें क्वेश्चन 1 कहता है पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर या मूलांकुर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 4 और 5, ऑप्शन डी केवल 5। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो केवल 5 सही होगा। व्याख्या क्या कहता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पूर्णता और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो इसमें यह देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका डी, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। कथन ए, बी व सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तने 2 तरह मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन 2 कह रहा है पत्तियों द्वारा पुनः भोजन तनों से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2।
इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। कैसे? व्याख्या देख लेते हैं। तना उपरोक्त दोनों कार्यों संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम, कमज़ोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते, भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं, मतलब कि आरोही कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ऑप्शन 2 है, जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मुलायम जड़ें होती हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कथन कौन सा जो सही है नहीं है, हमें कूट को चुनना है। इसमें केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है ए। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है? इसकी व्याख्या कहती है कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ऐसा क्यों? मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? जड़ें, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़, इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ कहलाती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे जड़ें रेशेदार होती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन 5 को। सॉरी, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन से एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। उत्तर सी, आलू। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टोपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 4 और 5। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन बनाती। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर 8, शरीर में गति। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, धुराग्र संधि, इसको पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट। सूची 2 में इसकी विशेषता है सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि यानी ज्वाइंट। एक दिशा में गति करने वाली संधि, गति न करने वाली संधि। कूट देखते हैं। सही कूट को चुनना है, तो इसका सही उत्तर है डी। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? अस्थि यानी बोन एवं उपास्थि कार्टिलेज मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देते हैं या चलने में सहायक हैं और आंतरिक अंगों को सुरक्षित करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पालियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि, मेखला तथा हाथ पांव की अस्थि बनाते हैं। मानव कंकाल में कई संधियां होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि पर एक लच्छे में घूमती है। अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। ये अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि, ये इसके एग्जाम्पल है।
कंदुक, खलिका संधि और बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट कंधे और कूल्हे की संधियां होती है, सभी दिशाओं में गति करती हैं। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती है, ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण, कान की अस्थि शरीर की संधियों में भी उपस्थित पाई जाती है। क्वेश्चन 2, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है या अस्थि को खींचती है। ऑप्शन 2, पेशियों के जड़ों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी, केवल एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ए, केवल एक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है? कथन एक सही है परंतु दो गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती हैं, ना कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती अवस्था में आ जाती है शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन 3। केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है, इस पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए, केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। बी, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। सी, शरीर की अधस्तता पर शूक बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। सॉरी, आपने देखा होगा जो केंचुआ है वो जब आगे की ओर बढ़ता है तो पीछे से सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये वही बता रहा है यहाँ पर, पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है। अतः कथन ए गलत है, कथन बी, सी व डी सही है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर बचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि केंचुए को किसान का जो है कि मित्र कहा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, केंचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। बी, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। सी, केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। घोंगे के पेशे पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। यह कवच घोंगे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल एक और दो। बी, एक और तीन। सी, दो और तीन। डी, एक, दो और तीन। उत्तर ए। व्याख्या, घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल
यूनिट का यानी सिंगल यूनिट का होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है, अतः कथन 3 गलत है। घोंगे के पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंगा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प। सूची 2 है इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। 4 इसके शरीर अनेक वलय लूप में जुड़ा होता है। सही कूट को चुनना है। इसका सही उत्तर है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। कंकाल विभिन्न अंकों एककों यानी यूनिट की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, इसके कारण गति संभवता हो पाती है। तिलचट्टे के उपस्थिति विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती हैं। पंछियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्के परंतु मजबूत होते हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर एक पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। मछली का सिर सर्प को मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आय को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति में आय की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। तो ये था क्लास 8 तक हमने देखा आज NCERT साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव है। आगे की वीडियो में हम क्लास 9 से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। जय हिंद।